पिछले लेक्चर में हमने मानव कार्यकी का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसे हम मानव में जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जनन की परिभाषा क्या है, जनन किसे कहते हैं, सेकंड लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं, थर्ड यौवनारंभ या प्यूबर्टी किसे कहते हैं। आज के लेक्चर में हम नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। यानी मानव के अंदर जो नर जनन तंत्र होता है उसकी संरचना का हमें अध्ययन करना है। अब एक बार नर जनन तंत्र का रफली अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी संरचना इसके अंदर पाई जाती है, फिर उसके बाद हम एक एक संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि नर जनन तंत्र का निर्माण कौन कौन सी संरचनाओं से होता है, फिर उन स्ट्रक्चर का हम विस्तार से स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो नर जनन तंत्र है उसमें जो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ये वृषण या टेस्टिस कहलाती है। नर जनन तंत्र की सबसे प्रमुख संरचना वृषण या टेस्टिस होती है। वृषण को प्राथमिक जनन अंग भी कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग किस लिए बोला गया है, क्योंकि वृषण नर जनन तंत्र का ऐसा भाग है जिसमें नर युग्मक या शुक्राणु बनते हैं। मादा में जो अंडाशय होता है उसको प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं, क्योंकि अंडाशय ऐसा भाग होता है जिसमें मादा युग्मक या अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है इसे वृषण कहते हैं। वृषण के अंदर कुछ पालियां उपस्थित होती है, कुछ लॉब्यूल्स उपस्थित होते हैं, उसे वृषण पाली कहा जाता है। वृषण के आंतरिक संरचना में हम देखेंगे तो कुछ पालियां पाई जाती है जिन्हें हम वृषण पाली कहते हैं। हर वृषण पाली से ब्रांचेज निकलती है और ये सब आपस में मिलकर वृषण जाल का निर्माण करती है। ये वृषण पाली है, आगे की तरफ बढ़कर इन्होंने वृषण जाल का निर्माण कर लिया। वृषण जाल से कुछ नलिकाएं निकलती है, उन नलिकाओं को हम शुक्र वाहिका कहते हैं। वृषण जाल जो स्ट्रक्चर है उससे नलिकाएं निकलेंगी जिन्हें शुक्र वाहिका कहेंगे, और शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण संरचना से जुड़ी रहती है। अब इनका काम क्या है, वृषण पाली के अंदर शुक्राणुओं को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं पाई जाएंगी। जो शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं वो इसके अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा इन्हीं में शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं पाई जाएंगी। सेकंड, जैसे वृषण पाली में शुक्राणु बनेगा, इससे वृषण जाल में आएगा, वृषण जाल से शुक्र वाहिका में आएगा, शुक्र वाहिका से अधिवृषण में आएगा, अधिवृषण से शुक्र वाहक के माध्यम से वो मूत्र मार्ग से होता हुआ फिर शिश्न से होता हुआ शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग या मूत्र जनन मार्ग तक वो प्रवेश करता है। तो ये वृषण के बारे में है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है अधिवृषण पाई जा रही है। वृषण के ऊपर पाई जाने वाली एक टोपी के समान संरचना या कैप के समान जो संरचना होती है उसे हम अधिवृषण कहते हैं। यहाँ शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, यानी शुक्राणुओं के बनने के बाद कुछ समय के लिए उन्हें इस अधिवृषण संरचना में रखा जाता है। अधिवृषण के बाद हमें दिखाई दे रही है शुक्रवाहक। अधिवृषण में जो शुक्राणु है उनको यह शुक्रवाहक नलिका मूत्र जनन मार्ग में या मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य करती है। शुक्रवाहिका है, ये इसको आगे की तरफ मूत्र जनन मार्ग तक शुक्राणुओं को पहुंचाने का काम करेगी या शुक्राशय तक पहुंचा देती है। मूत्र जनन मार्ग जो है उससे पहले हमारे पास कुछ ग्रंथियां पाई जा रही है, जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये सब सहायक जनन ग्रंथियां होती है। मनुष्य में नर जनन तंत्र के अंदर 3 सहायक जनन ग्रंथियां पाई जा रही है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इनसे निकलने वाला स्त्राव और शुक्राणु आपस में मिलकर सीमेन या वीर्य का निर्माण करते हैं। इनसे कुछ पदार्थ स्त्रावित होते हैं, वे पदार्थ और शुक्राणु आपस में मिलकर सीमेन या वीर्य बना देते हैं। इसके अलावा नीचे मूत्र मार्ग दिखाई दे रहा है जो मूत्र जनन मार्ग भी कहलाता है, क्योंकि यहीं से यूरिन का उत्सर्जन किया जाता है और यहीं से सीमेन को या वीर्य को निकाला जाता है।
फिर ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है शिश्न कहलाती है। मनुष्य के अंदर जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है शिश्न, जो नर का जनन अंग होता है। ये नर का जनन अंग है। शिश्न का ऊपरी हिस्सा कुछ फूला हुआ होता है जिसे शिश्न मुंड के नाम से जाना जाता है, और शिश्न पर जो आवरण मिलता है उसे अग्रछद या प्रीप्यूस कहा जाता है। शिश्न पर पाया जाने वाला आवरण अग्रछद या प्रीप्यूस कहलाता है। तो ये मानव जनन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। मूत्राशय और मूत्रवाहिनी जनन तंत्र का भाग नहीं होते हैं, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं। लेकिन नर के अंदर मूत्र भी उसी मार्ग से आ रहा है, वीर्य भी उसी मार्ग से आ रहा है, इसलिए ये जो मूत्र वाहिनियां हैं ये आकर जुड़ गई, मूत्राशय में आ गई। मूत्राशय में आ गई, इसके बाद जो मूत्राशय का मार्ग है या मूत्र का मार्ग और सीमेन का मार्ग दोनों एक हो जाते हैं, उभयनिष्ठ मार्ग ये बना देते हैं। इसलिए यहाँ मूत्राशय और मूत्र वाहिनी को भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी संरचनाएं मिलकर मनुष्य में नर जनन तंत्र का निर्माण करती है। इन सब स्ट्रक्चर के मिलने से नर जनन तंत्र का निर्माण। नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग वृषण को कहा जाता है। वृषण को प्राथमिक जनन अंग क्यों कहा गया है? क्योंकि नर जनन तंत्र में जो नर युग्मक है या शुक्राणु है उनका निर्माण वृषण के द्वारा किया जाता है या वृषण में संपन्न होता है, इसलिए इसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। मादा में अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं क्योंकि मादा में अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय के अंदर संपन्न होता है। इसके अलावा सहायक जनन अंग है अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि और शिश्न। ये सारे अंग सहायक जनन अंग कहलाते हैं। प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंग आपस में मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इन सहायक जनन अंगों के बारे में स्टडी करेंगे। प्राथमिक जनन अंग वृषण या इन्हें ही इंग्लिश में हम टेस्टिस कहते हैं। एक जोड़ी होते हैं, दिखाई दे रहे हैं हमें, एक जोड़ी है, अंडाकार है, अंडे की आकृति की ये स्ट्रक्चर या संरचना होती है। उदर गुहा के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। ये वाला हिस्सा उदर गुहा है, इससे बाहर की तरफ ये वृषण पाए जाएंगे और उदर गुहा के बाहर ये एक संरचना में स्थित होते हैं जिसे हम वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। वृषण जिस संरचना के अंदर उदर गुहा के बाहर पाए जा रहे हैं उस संरचना को वृषण कोश या स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। स्क्रोटम के अंदर या वृषण कोश में ये पाए जाएंगे। इसका भी एक रीजन होता है कि वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जा रहे हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये तापमान या टेम्परेचर को कम करने के लिए वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। उदर गुहा के बाहर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे कि शुक्राणुओं का आसानी से निर्माण और परिपक्वन हो पाता है। क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का 37 है, बाहर का 35 है, कम तापमान पर वो आसानी से परिपक्व हो जाते हैं। इसके बाद वृषण कोश जो है, वृषण कोश है क्या? ये जो वृषण हमने स्ट्रक्चर बनाई है, इस वृषण, ये जो वृषण संरचना है एक थैले की तरह की संरचना में पाई जा रही है। इस संरचना को ही वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। वृषण जिस थैले के समान संरचना में पाए जा रहे हैं उसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहा जाता है। वृषण कोश में अरेखित पेशी तंतुओं से निर्मित डार्टोस पेशी होती है। अब ये जो वृषण कोश है इसके अंदर एक विशेष प्रकार की पेशी पाई जा रही है जिसे हम डार्टोस पेशी कहते हैं। डार्टोस पेशी ये पेशी है, ये पेशी जो है इस पेशी को डार्टोस पेशी कहा जाता है। और डार्टोस पेशी की सहायता से जो वृषण है वृषण गुहा में या वृषण कोश से जुड़े रहते हैं।
डार्टोस पेशी वृषण को वृषण कोश से जोड़े रखने का कार्य करती है। तो और डार्टोस पेशी का निर्माण अरेखित पेशी तंतुओं से होता है, यानी डार्टोस पेशी या डार्टोस मसल्स जो है वो अरेखित प्रकार के पेशी तंतुओं से बनी होती है। सेकंड, दूसरे प्रकार की पेशी पाई जाती है वृषण कोश में, वृषणोत्कर्ष पेशी या क्रीमेस्टर पेशी। क्रीमेस्टर पेशी या वृषणोत्कर्ष पेशी, यह पेशी वृषण कोश को उदर गुहा से जोड़ती है। अब ये पेशी कहाँ मिलेगी? ये जो वृषण कोश है इसके स्ट्रक्चर में ये पेशी यहाँ पर पाई जाएगी, इसको बोलेंगे हम वृषणोत्कर्ष पेशी या क्रीमेस्टर पेशी। क्रीमेस्टर पेशी, और इस क्रीमेस्टर पेशी की सहायता से जो वृषण कोश है वो उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। जो उदर गुहा वाला आंतरिक हिस्सा है उससे इस क्रीमेस्टर पेशी की सहायता से वृषण कोश जुड़े रहते हैं। तो क्रीमेस्टर पेशी का कार्य क्या होता है? वृषण कोश को उदर गुहा से जोड़कर रखने का कार्य यह क्रीमेस्टर पेशी या वृषणोत्कर्ष पेशी करेगी। फिर वृषण कोश के अंदर वंक्षण नाल भी पाई जाती है। जो ये वृषण कोश स्ट्रक्चर है इसी में एक नाल और उपस्थित होती है जिसे हम वंक्षण नाल के नाम से जानते हैं। वृषण कोश में तीसरी स्ट्रक्चर है वंक्षण नाल, इंग्यूनल कैनाल भी इसे बोला जाता है। वंक्षण नाल का कार्य क्या है? भ्रूणीय अवस्था में वृषण शरीर के अंदर उदर गुहा में पाए जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे का विकास होता है, नर का विकास होता है, तो उदर ये जो वृषण है भ्रूण के विकास के समय उदर गुहा से बाहर आते हैं। उदर गुहा से इन वृषणों को वृषण कोश में लाने का कार्य यह वंक्षण नाल या इंग्यूनल कैनाल करती है। यानी बनेंगे उदर गुहा में, निर्मित वहां होंगे, लेकिन वहां से फिर ये बाहर वृषण कोश में आते हैं, तो उन वृषणों को वृषण कोश में लाने के क्रिया में वंक्षण नाल या इंग्यूनल कैनाल सहायक होती है। तो तीन प्रकार की विशेष संरचना है इसमें। डार्टोस पेशी जो वृषण को वृषण कोश से जोड़े रहेगी, क्रीमेस्टर पेशी जो वृषण कोश को उदर गुहा से जोड़े रहती है, एक वंक्षण नाल या इंग्यूनल कैनाल जो भ्रूणीय अवस्था के समय इन वृषणों को उदर गुहा से वृषण कोश में लाने का कार्य करती है। इसके बाद प्रत्येक वृषण 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। जैसे वृषण की हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये वृषण है तो इसकी जो मोटाई होगी 4 सेंटीमीटर होगी। 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर पाई जाती है, और इसका वजन 10 से 15 ग्राम होता है। एक टेस्टिस या एक वृषण में 10 से 15 ग्राम वजन पाया जाता है। तो लंबाई है, मोटाई है 4, उसकी लगभग आधी इसकी लंबाई होती है, और भार 10 से लेकर 15 ग्राम इसमें पाया जाएगा। इसके बाद वृषण कोश तो एक आवरण है ही वृषण में, इनके अलावा वृषण के ऊपर एक आवरण और उपस्थित होता है। वृषण जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक एनवलप या आवरण भी पाया जा रहा है, जिसे हम वृषण खोल या टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। यानी जो ये वृषण है स्ट्रक्चर, इस वृषण के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे वृषण खोल, ये वृषण खोल या टेस्टिकुलर कैप्सूल कहलाता है। अब ये जो आवरण हमें दिखाई दे रहा है ये वृषण खोल है, ये वृषण है। वृषण खोल में भी 2 परतें होती है, इसको भी आगे हम मॉडिफाई करके देखें इस वृषण खोल को, तो इसके अंदर भी 2 लेयर पाई जाती है। इस तरह की 2 लेयर इसके अंदर पाई जाएगी। इसका जो बाहरी परत या बाहरी आवरण है ट्यूनिका वेजाइनेलिस या यौनिक स्तर कहलाता है। ये वाला जो आवरण दिखाई दे रहा है ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस या यौनिक स्तर कहलाएगा, जिसका निर्माण उदरावरण से होता है। उदर गुहा का जो आवरण पाया जा रहा है उदर गुहा में, उस उदरावरण से ये बाहर वाली परत निर्मित होगी जिसे ट्यूनिका वेजाइनेलिस या यौनिक स्तर कहते हैं। ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस या यौनिक स्तर है। अंदर वाला आवरण ये सेकंड नंबर का जो दिखाई दे रहा है,
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या श्वेत कंचुक स्तर कहलाता है। आंतरिक जो वृत्तीय परत है इसको आवरण को हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या श्वेत कंचुक स्तर कहते हैं और यह श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक से बना होता है, यानी इसका निर्माण श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक से होगा। तो वृषण पर उपस्थित आवरण वृषण खोल या टेस्टिकुलर कैप्सूल है। इस टेस्टिकुलर कैप्सूल या आवरण में भी दो परतें होंगी। बाहरी परत को बोला जाता है ट्यूनिका वैजाइनेलिस, आंतरिक परत को बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये दो परतों का बना हुआ वृषण खोल वृषण पर उपस्थित होगा। तो इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वृषण के ऊपर पाया जाने वाला आवरण वृषण खोल कहलाता है, यानी वृषण के ऊपर जो एनवलप या आवरण उपस्थित है उसे वृषण खोल कहेंगे। से वृषण स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो आवरण उपस्थित होगा उसे बोला जाता है वृषण खोल। दो आवरण से बना होगा वृषण खोल, एक ये वाला आवरण है, सेकंड ये वाला आवरण है। बाहर वाले आवरण को ट्यूनिका वैजाइनेलिस कहते हैं। ये जो आवरण दिखाई दे रहा है ट्यूनिका वैजाइनेलिस कहलाएगा, ये बाहर वाला आवरण। अंदर वाला आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है। तो वृषण खोल का निर्माण इनसे हुआ है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये आंतरिक स्तर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है यह वृषण में अंदर की तरफ धस जाता है। ये वाला जो आंतरिक स्तर है यह वृषण के अंदर इस प्रकार से अंदर की तरफ धसेगा, इस प्रकार से ये स्तर अंदर की तरफ धसेगा और इसके धसने के कारण वृषण पट्टियां बनती है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वृषण पट्टियां है। वृषण पट्टियों के बीच बीच में जो वृषण पट्टियां हैं ये स्ट्रक्चर है वृषण पट्टी, इसको बोलेंगे हम वृषण पट्टी। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर धसा वृषण में और उसमें अंदर धसकर उसने वृषण पट्टी का निर्माण किया। इस वृषण पट्टी के बीच बीच में इस तरह की पालियां पाई जाती है। इस तरह की पालियां इन वृषण पट्टियों के बीच में उपस्थित होगी। इन पालियों को वृषण पाली कहते हैं। ये जो पालियां बनी हैं इनको वृषण पाली के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक वृषण में 250 से 300 वृषण पालियां पाई जाती है। यानी इसके अंदर क्या हुआ है, वृषण के ऊपर आवरण था वृषण खोल जिसे हमने बोला था टेस्टिकुलर कैप्सूल जिसे बोलते हैं। टेस्टिकुलर कैप्सूल भी दो स्तरों से बना है। बाहर वाला स्तर ट्यूनिका वैजाइनेलिस, अंदर वाला स्तर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वृषण में अंदर की तरफ धसकर वृषण पट्टियों का निर्माण करता है और वृषण पट्टियों के बीच बीच में जो पालियां होती है उन्हें वृषण पाली कहते हैं और प्रत्येक वृषण में 250 से लेकर 300 तक वृषण पालियां पाई जाती है। तो 250 से 300 और वृषण के अंदर इन वृषण पालियों की संख्या होगी। अब एक वृषण पाली को यदि हम बड़ा करके देखें, जैसे ये एक वृषण पाली है तो एक वृषण पाली के अंदर 2 से लेकर 3 शुक्र जनन नलिकाएं मिलती है। वृषण पाली इसके अंदर 2 से लेकर 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाएंगी। ये जो स्ट्रक्चर है वृषण पाली और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है शुक्रजनक नलिकाएं। तो हर वृषण पाली में 2 से लेकर 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं
उपस्थित होती है। 2 से लेकर 3 तक हर वृषण पाली में शुक्रजनक नलिका की संख्या होगी। इसके अलावा इस वृषण पाली के अंदर ही रुधिर वाहिकाएं होंगी, अंतःस्रावी कोशिकाएं होंगी, तंत्रिका तंतु होंगी। हर वृषण पाली में 2 से लेकर 3 शुक्रजनक नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, अंतःस्रावी कोशिकाएं और तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। अब शुक्रजनक नलिकाएं जो हमने बनाई है, इनके बीच में गैप पाया जाता है। ये गैप हमें दिखाई दे रहा है। तो इस गैप में इस तरह की सेल्स उपस्थित होंगी। इन सेल्स को अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। यानी ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इनके बीच बीच में गैप मिलेगा, अंतराल मिलेगा। उस अंतराल में पाई जाने वाली कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं कहलाती है, या इनका दूसरा नाम लैडिंग कोशिकाएं होगा। इन अंतराली कोशिकाओं के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो एक नर हार्मोन है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण, सहायक जनन ग्रंथियों के नियंत्रण में ये सहायक होगा। फिर शुक्रजनक नलिका जो है, उसके चारों ओर संयोजी ऊतक का एक आवरण मिलेगा। ये जो शुक्रजनक नलिका हमें दिखाई दे रही है, इसके चारों ओर भी एक आवरण पाया जाता है। जैसे शुक्रजनक नलिका ये है, ये शुक्रजनक नलिका है। इस शुक्रजनक नलिका के चारों ओर संयोजी ऊतक का एक आवरण होता है। इस आवरण को ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। ये शुक्रजनक नलिका है और शुक्रजनक नलिका के चारों ओर एक संयोजी ऊतक का आवरण होता है, जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहेंगे। ट्यूनिका प्रोप्रिया जो स्तर है, ये वाला जो स्तर हमें दिखाई दे रहा है, इस स्तर के अंदर उपस्थित स्तर इस स्तर के अंदर उपस्थित स्तर जनन उपकला कहलाता है। जैसे ये लेयर है, इस लेयर के अंदर भी एक लेयर उपस्थित होगी। ये लेयर थी ये ट्यूनिका प्रोप्रिया की, इसके अंदर भी एक लेयर उपस्थित होती है। इस तरह की एक लेयर मिलेगी, जिसे हम जनन उपकला कहते हैं। और जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जनन उपकला के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होंगी, जिनमें से प्रथम प्रकार की कोशिकाओं को शुक्राणुजन कोशिकाएं कहते हैं। इस जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिका है। पहली प्रकार की कोशिका शुक्राणुजन कोशिका कहलाती है, जो शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। दूसरी प्रकार की कोशिका आलंबन कोशिका, सर्टोली कोशिका, नर्स कोशिका या धात्री कोशिका कहलाती है, और इसके द्वारा विभिन्न कार्यों को संपन्न किया जाता है। जैसे जो विकासशील शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं, उनकी सुरक्षा करना, पोषण करना, शुक्राणु के निर्माण से पूर्व स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व जो कोशिका बनती है, उसके अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन करना। इसके अलावा ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये एक विशेष प्रकार का हार्मोन बनाती है, जिसे इन्हिबिन हार्मोन कहते हैं। और इन्हिबिन हार्मोन शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रेरित करने वाले FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका उत्तेजक हार्मोन का नियमन करता है। यानी FSH को कंट्रोल करने का कार्य इन्हिबिन हार्मोन करेगा, जो एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। तो इसके अंदर हमने नर जनन तंत्र वृषण की आंतरिक संरचना पढ़ी है कि वृषण की आंतरिक संरचना में क्या क्या कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। अब इसी को हम देखते हैं स्टार्टिंग से। वृषण का ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया स्तर वृषण में धसकर वृषण पट्टियां बनाता है। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया स्तर है, अंदर धसा, इसका निर्माण हुआ वृषण पट्टी का, जिससे वृषण में 250 से 300 वृषण पालियां बनती हैं। इस तरह की 250 से 300 वृषण पालियां वृषण के अंदर बन जाएगी। प्रत्येक वृषण पाली में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं, जैसे वृषण पाली है, इसी को हमने बड़ा करके देखा, 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जा रही हैं। अंतःस्रावी कोशिकाएं, रुधिर वाहिकाएं और तंत्रिका तंतु, ये सारे वृषण पाली में उपस्थित होंगे। 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं, अंतःस्रावी कोशिकाएं, रुधिर वाहिकाएं और तंत्रिका तंतु। अब 2 से 3 जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, उनके बीच में
अंतराली कोशिका पाई जा रही है। शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में गैप है, गैप या अंतराल है, उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं का नाम अंतराली कोशिका है। लैडिंग कोशिकाएं भी इनको बोलते हैं। इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम नर हार्मोन कहते हैं। और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जनन ग्रंथियों का विकास करता है। इस हार्मोन के द्वारा ही नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का उगना, इन लक्षणों को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं, जैसे अधिवृषण है, फिर हमारी शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है, इनके विकास को ये कंट्रोल करता है। शुक्रजनक नलिका के चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण मिलता है। ये शुक्रजनक नलिका है, इसके चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण मिलेगा। इस आवरण को हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहेंगे। ये जो आवरण मिल रहा है ट्यूनिका प्रोप्रिया कहलाएगा। ट्यूनिका प्रोप्रिया में एक स्तर मिल रहा है जिसे जनन उपकला कहते हैं। जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली शुक्राणु जन कोशिकाएं, नाम के अंदर ही है शुक्राणु जन, यानी शुक्राणुओं का उत्पादन या निर्माण करने वाली कोशिकाएं। दूसरी आलंबन सर्टोली नर्स कोशिका। इसके दो तीन काम होते हैं। पहला काम, विकासशील शुक्राणुजन कोशिकाओं को सुरक्षा और पोषण देना, यानी जो शुक्राणुजन कोशिकाएं विकसित हो रही है उनको इनके द्वारा सुरक्षा और पोषण दिया जाता है। सेकंड, शुक्राणु पूर्व कोशिका के अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन करना। स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व कोशिका जो बनती है उसके अंदर से अनावश्यक कोशिका द्रव्य को ये हटाती है, जिससे शुक्राणु का जो वजन या वेट है वो कम हो सके। तीसरा, शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले एफएसएच के नियमन के लिए इनहिबिन हार्मोन का निर्माण करना। शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका उत्तेजक हार्मोन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये कोशिकाएं इनहिबिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। तो वृषण पाली की स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि जो वृषण पाली है, ये जो हमें दिखाई दे रही है वृषण पाली है। इस वृषण पाली में अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जा रही है। इस तरह से अंदर शुक्रजनक नलिकाएं मिलेंगी। ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं आगे की ओर बढ़कर इस तरह से सभी वृषण पालियों से नलिकाएं निकलेंगी। इस तरह से शुक्रजनक नलिकाएं जो पाई जा रही है आगे की ओर बढ़कर नलिकाओं के एक जाल में खुलती है। छोटी छोटी नलिकाओं के एक जाल के अंदर ये खुलेगी। ये छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल पाया जा रहा है। इस तरह का एक जाल उपस्थित होता है और इस जाल को वृषण जाल या रेटेटेस्टिस कहते हैं। यानी वृषण पाली में से शुक्रजनक नलिकाएं जो है इन छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर खुलती है, नलिकाओं के एक जाल के अंदर खुलती है, जिसे वृषण जाल या रेटेटेस्टिस कहा जाता है। इस जाल को हम वृषण जाल या रेटेटेस्टिस के नाम से जानते हैं। अब रेटेटेस्टिस जो है उससे 15 से 20 नलिकाएं निकलती है। इस रेटेटेस्टिस में से भी 15 से 20 नलिकाएं इस तरह की नलिकाएं निकलेंगी। और ये जो नलिकाएं रेटेटेस्टिस में से निकल रही है उन्हें शुक्र वाहिका कहा जाता है। ये रेटेटेस्टिस है, इसमें से जो नलिकाएं निकल रही है इन नलिकाओं को शुक्र वाहिका कहा जाता है। शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिका कहेंगे, बासा एफरेंसिया भी इनको बोला जाता है। ये शुक्र वाहिकाएं वृषण की अग्र सतह पर, जैसे वृषण है अंदर ये वृषण है तो इसकी अग्र सतह पर एक संरचना उपस्थित है एपिडिडाइमिस।
ये स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस, या इसे हिंदी में हम अधिवृषण कहते हैं। तो ये जो शुक्र वाहिकाएं है आगे की ओर जो वृषण पर अधिवृषण पाया जा रहा है उस संरचना में जाकर खुल जाती है। तो स्टार्टिंग से एक बार फिर से हम समझते हैं। वृषणपाली थी, वृषणपाली में शुक्रजनक नलिकाएं थी। शुक्रजनक नलिकाएं आगे की ओर बढ़ी, छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में खुली, जिसे हमने वृषण जाल या फिर रेटिटेस्टिस नाम दिया। रेटिटेस्टिस से भी कुछ नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। शुक्र वाहिकाएं वृषण की अग्र सतह पर उपस्थित अधिवृषण में जाकर खुल जाती है। तो एक तरह से नलिकाओं का एक जाल पाया जा रहा है। छोटी नलिकाएं, जाल बनाया, जाल से फिर नलिकाएं निकली, उन नलिकाओं से शुक्र वाहिका, उन नलिकाओं को शुक्र वाहिका कहा। शुक्र वाहिकाएं फिर एक नलिका में खुली जिसे हमने अधिवृषण नाम दिया। इसके बाद जो शुक्र वाहिकाएं उनके जो आंतरिक स्तर है पक्षमावी स्तंभी उपकला कोशिकाओं से बना होता है। ये जो शुक्र वाहिका है, शुक्र वाहिका में अंदर की तरफ का जो स्तर होगा उस पर इस तरह के सीलिया पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं पक्षमाव या सीलिया पाए जा रहे हैं। तो इन सीलिया वाले स्तर से इसका निर्माण होगा और आंतरिक स्तर पक्षमावी स्तंभी उपकला से बना हुआ होता है। यह जो पक्षमावी स्तर है यह शुक्राणुओं के गमन में सहायता करता है। इन पक्षमावों के द्वारा जो शुक्राणु है आगे की ओर गतिशील हो पाते हैं। तो इसमें देखिए डायग्राम में वृषणपाली में शुक्रजनक नलिकाएं हैं। शुक्रजनक नलिकाएं आगे की ओर वृषण जाल या रेटिटेस्टिस में खुली। इस वृषण जाल से शुक्र वाहिकाएं निकली। ये शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण के अंदर जाकर ओपन हो जाती है। अधिवृषण को ही हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं हम। शुक्रजनक नलिकाएं छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में खुलती है। ये जाल दिख रहा है, ये शुक्रजनक नलिका है जिसे वृषण जालक या रेटिटेस्टिस कहते हैं। तो शुक्रजनक नलिकाएं जिस जाल के अंदर खुलेगी छोटी छोटी नलिकाओं के उसको वृषण जालक या रेटिटेस्टिस कहेंगे। वृषण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती है। इस वृषण जालक से इस तरह की नलिकाएं निकलेंगी जिनकी संख्या 15 से 20 होगी। इन्हें शुक्र वाहिकाएं या बासा एफरेंशिया कहा जाता है। शुक्र वाहिकाएं वृषण की अग्र सतह पर उपस्थित अधिवृषण में खुल जाती है। शुक्र वाहिकाएं 15 से 20 निकली, अधिवृषण में जाकर खुल जाएगी, यानी अधिवृषण में शुक्राणुओं को पहुंचा देती है जहां पर शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होगा। शुक्र वाहिकाओं का आंतरिक स्तर पक्षमावी स्तंभी उपकला कोशिकाओं का बना होता है। अंदर के स्तर पर इसमें पक्षमाव पाए जा रहे हैं। ये पक्षमाव शुक्राणुओं की गति में सहायता करने का कार्य करते हैं। अब मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, अंदर नहीं पाए जा रहे हैं। तो वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। कारण इसका हमने पहले ही बताया है, शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर शुक्राणु परिपक्व नहीं हो सकते हैं, इसलिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने के लिए वृषण जो स्ट्रक्चर है उसको वृषण कोश में रखा गया है। यानी कि उदर गुहा से बाहर वृषणों को वृषण कोश में रखा गया है, क्योंकि वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इस कम तापमान पर शुक्राणु आसानी से परिपक्व हो जाते हैं। तो वृषण उदर गुहा के बाद वृषण कोश में स्थित है, क्योंकि शुक्राणुओं का परिपक्वन शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर हो सकता है। तो इस टेम्परेचर को कम करने के लिए वृषणों को उदर गुहा के स्थान पर वृषण कोश में रखा जाता है। अब गर्मियों में तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक इसका 2.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस कम है। सर्दियों में वृषण कोश का तापमान कम होगा क्योंकि बाहर तापमान कम है। तो डार्टोस पेशी और क्रिमिस्टर पेशी, वृषणोत्कर्ष पेशी सिकुड़ जाती है। इनकी स्ट्रक्चर हमने ही पहले पढ़ा है। डार्टोस पेशी वृषण को वृषण के जो कोश है उससे जोड़ती है। क्रिमिस्टर पेशी जो है वृषण कोश को उदर गुहा से जोड़ती है। तो ये दोनों पेशियां सिकुड़ेंगी जिससे वृषण कोश उदर गुहा के पास आ जाते हैं। यानी सर्दियों में जो वृषण कोश है वो ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं। ऊपर की तरफ खिंचेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर हमारा निश्चित है 37 डिग्री, तो उस शरीर के तापमान से वृषण कोश के तापमान निश्चित बना रहता है।
गर्मियों में नीचे रहेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होते हैं वृषण कोश। सर्दियों में टेम्परेचर बाहर का कम होगा तो ये डार्टोस पेशी और क्रीमेस्टर पेशी की सहायता से उधर गुहा के पास ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं, जिससे बॉडी के टेम्परेचर से वृषण कोश का तापमान निश्चित बना रहेगा और वहां शुक्राणुओं का परिपक्वन हो पाएगा। तो अभी तक हमने वृषण की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की है, टेस्टिस के बारे में स्टडी की है कि वृषण के अंदर कौन कौन से भाग पाए जा रहे हैं। ये प्राथमिक जनन अंग है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अब वो सहायक जनन अंग होते हैं। प्राथमिक जनन अंग का कारण बताया, इसके अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, इसलिए इनको प्राथमिक जनन अंग बोला है। एक बार इसको स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। वृषण जो है स्ट्रक्चर वृषण कोश में पाई जा रही है, कारण अभी बताया किस कारण से पाई जा रही है। वृषण कोश जो है उसके अंदर वृषण उपस्थित होते हैं, क्योंकि शरीर का जो तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान वृषण कोश का पाया जाता है। सेकंड, जो वृषण की स्ट्रक्चर है, वृषण की स्ट्रक्चर में वृषण के ऊपर जो आवरण पाया जा रहा है उसका ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्तर अंदर धसा, जिससे वृषण पट्टी बनी। वृषण पट्टी के कारण वृषण में पालियां बन जाती है, जिन्हें हम वृषण पाली कहते हैं। वृषण पाली में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जा रही है, और शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में गैप पाया जा रहा है, तो उसमें अंतराली कोशिकाएं पाई जा रही है। शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणुओं का उत्पादन करती है। अंतराली जो कोशिकाएं हैं, अंतराली कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो नर हार्मोन है, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। सहायक जनन जो होंगे उनकी संरचना का ये विकास करेगा। वृषण पाली में जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, वो जनक नलिकाएं आगे की और छोटी छोटी नलिकाओं के जाल में खुलती है, जिसे वृषण जालक या रेटिटेस्टिस कहते हैं। यह रेटिटेस्टिस 15 से 20 कुंडलित नलिकाओं, इस रेटिटेस्टिस से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं मिलेगी, जिन्हें शुक्र वाहिका या बासा एफरेंसिया कहते हैं। ये शुक्र वाहिकाएं वृषण की अग्र सतह पर उपस्थित अधिवृषण संरचना के अंदर ओपन हो जाती है। तो वृषण की स्ट्रक्चर है, वृषण की आंतरिक संरचना है। इसके बाद हम सेकंड इसका जो पार्ट है नरजनन तंत्र का, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस की स्टडी करेंगे। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।